धर्मशाला में G20 की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। 19 और 20 अप्रैल को G20 बैठक प्रस्ताव। शिमला में मानचित्र ऐप पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने की शिरकत। 8 राज्य के पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। बागवानों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर। यूनिवर्सल कार्टन पर निर्णय लेने की कही बात। कहा जरूरत हुई तो सख्ती से लागू किया जाएगा कानून। कुल्लू में महिलाओं की समस्याओं को लेकर अधिवेशन का आयोजन। समिति के प्रदेश सचिव फालमा चौहान रही मौजूद। PCPNDT एक्ट सख्ती से लागू करने की कही बात। और मंडी में मैराथन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। समापन समारोह में धर्मपुर विधायक ने की शिरकत। 130 प्रतिभागियों ने रेस में लिया हिस्सा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांगड़ा के धर्मशाला में 19 और 20 अप्रैल को G20 बैठक प्रस्तावित है। धर्मशाला में होने वाली G20 विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञान की बैठक में भारत सहित दुनिया भर से लगभग 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 बैठक की तैयारियों के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव L रमेश बाबू ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि हमारे लिए यह गौरव की बात है कि 1 दिसंबर 2022 से G20 देशों की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी भारत को मिली है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान देश के विभिन्न प्रांतों में G20 की 200 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा और इसके तहत धर्मशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अनुसंधान और नवाचार के G20 कार्य समूह की बैठक होना प्रस्तावित है। G20 की प्रेसिडेंसी है वो भारत को मिली है और ये एक बहुत गर्व का विषय है सभी भारतीयों के लिए। और इसमें 56 सिटीज जो हैं वो ऑल अक्रॉस द कंट्री आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर G20 की जो बैठकें हैं वो इस साल आयोजित की जानी है। और हम फॉर्चुनेट है कि धर्मशाला को भी एक जो लोकेशन है वो चयनित किया गया है। और इसका जो श्रेय है, जो लास्ट ईयर हमारा यहाँ पे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके सब्सिक्वेंटली टूरिज्म मिनिस्टर्स की भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके एक सफल आयोजन को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि धर्मशाला को भी मौका मिला है अब इंटरनेशनल होने का। और यहाँ पर जो G20 की कॉन्फ्रेंस है उसका एक जो मीटिंग है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तय किया है कि वो धर्मशाला के अंदर आयोजित की जाएगी। और शिमला में केंद्र सरकार का पंचायती राज विभाग ने ई ग्राम स्वराज और ग्राम मानचित्र ऐप को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें इन दोनों ऐप को हर ग्राम पंचायत में क्रियान्वयन और लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने को लेकर विचार साझा किए गए हैं। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। on enhanced e-ग्राम स्वराज और ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन के ऊपर एक दिवसीय कार्यशाला जो है आज शिमला में रखी गई और मैं धन्यवादी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को इसके लिए चुना है। पहली बार ये यहाँ पे हो रही है और हमारे अनिल मलिक जी जो एडिशनल ACS टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वो यहाँ पे मौजूद है। आदरणीय AP नागर जी हैं जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में जो गवर्नेंस देख रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं। 8 स्टेट से यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं इसके लिए। देखिए समय जो है आज कंप्यूटर युग है और नौकरियां जैसे कि कम होती जा रही हैं, डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमारे को जाना जरूरी है। और हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा है कि सरकार लगातार बागवानी की समस्या को लेकर विचार विमर्श कर रही है। बागवानों के हित को लेकर सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और जल्द ही सरकार सेब खरीद को लेकर यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब सेब की बिक्री को लेकर निर्णय लेगी। वहीं APMC एक्ट जैसे बागवानों के हित के निर्णय होंगे और उन्होंने कहा है कि बागवानी की समस्याओं को लेकर सरकार जल्द निर्णय लेने जा रही है। और साथ ही मंत्री जगत नेगी ने कहा है कि इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जरूरत हुई तो कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा, साथ ही कानून में बदलाव भी किया जा सकता है। कि कुछ लोग जो है प्रेस के माध्यम से बागवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये पहली सरकार है जिसने सत्ता संभालते ही बागवानों की सुध लेनी शुरू की है। इस दिशा में हमने जो है एक
पहले बैठक जो है मैंने अपनी अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों के साथ, और उसमें बहुत सारे हमारे चुने हुए हमारे प्रतिनिधि जिसमें हमारे माननीय विधायकगण थे, उनके साथ बैठकर बागवानी के बारे में जो विभाग के स्कीम है उसकी जानकारी भी हासिल की और जो समस्याएं हैं बागवानों के उसको भी जानने की कोशिश की। और हिमाचल प्रदेश की सत्तासीन कांग्रेस सरकार की ओर से पूर्व बीजेपी सरकार ने अंतिम 6 महीने में खोले गए संस्थानों को डीनोटिफाई करने के विरोध में ज्वाली में बीजेपी नेता संजय गुलेरिया के नेतृत्व में कहरैया में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। बीजेपी नेता संजय गुलेरिया ने कहा है कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने ज्वाली में बीडीओ कार्यालय खुलवाया और कोटला में आईटीआई और डिग्री कॉलेज खुलवाए हैं। टीएचसी कोटला को सीएचसी किया है और लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्तासीन होते ही इन संस्थानों को डीनोटिफाई कर दिया, जो कि जनता के साथ धोखा है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जन हितैषी कई फैसले किए थे। उदाहरण के लिए ज्वाली पट्टी को देखते हुए यहाँ पे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया था कि ज्वाली को एक अलग ब्लॉक दे दिया था। हमारा जो 50 बेडेड हॉस्पिटल था, सिविल हॉस्पिटल, उसको 100 बेडेड कर दिया था। कोटला में डिग्री कॉलेज दिया, आईटीआई दी, पटवार सर्कल दिए। जैसे ही ये कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने आते ही सबसे पहले जितने भी जन हितैषी जो ठाकुर जयराम सरकार ने फैसले किए थे उनको डीनोटिफाई कर दिया। आज उसी के उपलक्ष्य में हम उसका विरोध करते हुए एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च किया है। और कुल्लू में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने महिलाओं और युवतियों की समस्याओं को लेकर एक अधिवेशन का आयोजन किया है, जिसमें आज के दौर में महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। और इस अधिवेशन में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए समिति के प्रदेश सचिव फालमा चौहान ने कहा है कि कई जगह पर सक्रिय लिंग संवेदनशील समिति का गठन किया गया है, लेकिन वह बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन कमेटी को सक्रिय किया जाना चाहिए और इसके अलावा पीसीपीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इस एक्ट को सख्ती से लागू करने पर बाल लिंगानुपात में सुधार और बच्चियों की भ्रूण हत्या जैसे मामले भी खत्म होंगे। आज जो समय है कितना बुरा समय है कि पूरे देश में और प्रदेश में लड़कियों के साथ ये जो छेड़खानियां हैं, लड़कियों की जो हत्याएं हैं, लिव इन रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनकी किस तरीके से हत्याएं हो रही है, दहेज को लेकर के हत्याएं हो रही है, हिंसा हो रही है, अपराध हो रहे, अत्याचार हो रहे लड़कियों के ऊपर। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो शादी की जो उम्र है 21 वर्ष करना, ये बहुत ही गलत निर्णय है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ की जनवादी महिला समिति ने ये अधिवेशन आयोजित किया है। तो हम लोग देखते हैं कि लड़कियों की जो सुरक्षा है आज बिल्कुल भी नहीं है। और रामगढ़ धार रेंज में कभी खैरों का कटान, कभी आम के पेड़ों का कटान भारी मात्रा में होने पर अब विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागा है। वन विभाग ने 7 गाड़ियां पकड़ने में सफलता हासिल की है और यहां गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से निकलकर पंजाब की ओर जाने की फिराक में थी। प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों की लकड़ी से लदे इन 7 वाहनों को विभाग ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। हालांकि इसमें एक वाहन का परमिट था कि उस परमिट पर लिखी हुई प्रजाति की लकड़ी नहीं पाई गई और पकड़ी गई लकड़ी का मूल्य लाखों रुपए का बताया जा रहा है। अब पूछताछ में यह पता लगाया जा रहा है कि यह लकड़ी कहां से आई है और कहां के लिए जा रही थी। टीम ने परसों रात नाके लगाए हुए थे, जिसमें जो अम्ब रेंज है, अम्ब रेंज ने नाका दौरान 7 गाड़ियों को पकड़ा गया था, जिसमें से एक एलपी गाड़ी थी और 6 पिकअप गाड़ियां थी। जो एलपी गाड़ी थी ये हमीरपुर से आई थी और इसके पास कैरेज परमिशन थी, सारे कागज थे, परंतु ये चेक पोस्ट के रूट के बिना किसी अलग रूट से जा रही थी, जिसके कारण इसको पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त 6 पिकअप गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें से एक पिकअप गाड़ी देहरा डिवीजन से आई है और 5 गाड़ियां जो पिकअप गाड़ियां हैं वो ऊना डिवीजन से बिलोंग करती हैं, जिसमें से 3 ऊना रेंज को बिलोंग करती हैं और 2 अम्ब रेंज को बिलोंग करती हैं। ये जो 6 गाड़ियां पकड़ी गई थी, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज भी थी और ज्यादातर इसमें ओपन स्पीशीज थी।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान वीर भूमि के रूप में है। वीर भूमि हिमाचल प्रदेश के युवा देश की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। प्रदेश के युवा अब अग्निवीर बनकर मां भारती की सेवा में जुटेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से अग्निवीर बनने के बाद युवाओं का बैच ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु और नासिक जा रहे हैं और इन अग्निवीरों को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद ये भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने वालों की सूची में हिमाचल प्रदेश की बेटी पल्लवी भी शामिल है। अग्निवीर पल्लवी मूल रूप से जिला सोलन की रहने वाली है और उनके पिता ट्रक चलाते हैं और पल्लवी ने बचपन से सेना में जाने का सपना देखा है जो पूरा कर लिया है। भर्ती के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी मेरे जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आर्मी में भर्ती हुई हूँ और जो मैं अपने गांव तहसील से मैं ही अकेली लड़की हूँ जो आर्मी में भर्ती हुई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अग्निवीर भर्ती एक बहुत अच्छी भर्ती है, तो इसमें मैं चाहूंगी सभी लड़कियों को आना चाहिए। इसे आप एक अपॉर्चुनिटी समझिए। मैं यहाँ पर आज ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ आर्टिलरी रेजिमेंट से नासिक के लिए और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी पहली भर्ती थी और मैं पहली भर्ती में जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कितने बच्चों को ग्रुप जा रहा है? 25 बंदों का ग्रुप जा रहा है। हम टोटल 49 बच्चे जा रहे हैं आर्टिलरी सेंटर में नासिक के लिए। 25 और 24 बच्चों का ग्रुप बनाया गया है इसमें, तो हम 25 बंदे जा रहे हैं अभी। जब आप निकले तो घर वाले खुश तो थे पर थोड़ा सोने था कि काफ़ी समय के लिए मैं घर वालों से काफ़ी टाइम बाद अलग हो रहा हूँ, इतने काफ़ी समय के लिए काफ़ी दूर जा रहा हूँ उनसे। मैं आज आ रहा हूँ शिमला से अपनी ट्रेनिंग के लिए आरटी सेंटर नासिक में जा रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर है, एकदम बढ़िया है आगे जाके। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।